गुड आफ्टरनून। आज के दिन जो टेस्ट हुआ है 17 तारीख को और नीट वाला, तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और 45 क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, जीओसी 1 से थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई थिंक मैक्सिमम लोग 45 बना लिए होंगे, मैक्सिमम का 40 प्लस तो सही ही होगा, है ना। चलो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ध्यान से समझना इसको, ध्यान दो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट कंपैरिजन विथ रिस्पेक्ट टू गिवन न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। यानी कि इनकरेक्ट बेसिक या न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है तुमको, है ना। ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे तो ज़्यादा ही होगा, क्लियर है। अरे हाँ, है ना, सिंपल सी बात है। OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे तो ज़्यादा ही होगा। NH3 और H2O में देखो, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, कन्फर्म है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कम स्टेबल होता है और ऑक्सीजन का लोन पेयर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कन्फर्म है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन वाला दिया होगा, यानी कि ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा ना, ये लोग बेसिक सा चीज़ है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको तो ऑप्शन डी में हो रहा होगा ना कि सर R3N और R3P में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, क्लियर है। अच्छा, एक आप जब जीओसी पढ़े होंगे तो उसमें एक पढ़े होंगे फ्लिपिंग, है ना, अमाइंस इन्वर्जन, है ना। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो ड्यू टू इन्वर्जन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम होती है दोस्त। ड्यू टू इन्वर्जन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम होती है। ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे मान लो R और यहाँ भी R है, क्लियर है। देखो फ्लिपिंग के दौरान क्या होता है, फ्लिपिंग के दौरान क्या होता है कि जो ऊपर लोन पेयर दिख रहा है, ये नीचे की तरफ आ जाता है और तीनों ग्रुप ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यानी कि बनने वाली चीज़ कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों, R, यहाँ भी R और यहाँ भी R और यहाँ पे लोन पेयर, क्लियर है। तो ये फ्लिपिंग होता है, फ्लिपिंग के कारण नाइट्रोजन का अमाइंस का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, है ना। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक बार, है ना। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ध्यान से देखो। कर विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, ध्यान से देखो। ऑप्शन ए को यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बेंजीन, है ना, फिनाइल वाला ग्रुप है ये, और इसके साथ CH2+, यानी कि हम कह सकते हैं सर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है ना। ध्यान से देखो, बी वाले ऑप्शन को देखो, कार्बन के साथ 3 CH3 है, ध्यान से देखो, कार्बन के साथ 3 CH3 है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है दोस्त, यहाँ पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन है और टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास होता है। देखो मैक्सिमम लोगों को ये डाउट होगा कि सर यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है तो ज़्यादा स्टेबल तो इसको होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये टर्ट वाला कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना। जब आपको एक ऑर्डर लिखवाया गया होगा जीओसी में तो वहाँ पे ऑर्डर लिखवाया गया होगा कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होती है ना। बस यही एक एक्सेप्शन वाला थोड़ा सा केस होता है, बाकी हर जगह वो चीज़ वैलिड है कि जहाँ पर रेजोनेंस होगा वो हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्लियर है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन कार्बिन्स, है ना। कौन सा ऐसा मेथड है जहाँ से हम लोग को कार्बिन मिलता है। ध्यान दो, जब तुम हाइड्रोकार्बन पढ़े होगे तो वहाँ पे ये चीज़ बताया गया होगा ना। हाइड्रोकार्बन नाम का एक चैप्टर पढ़े होगे तो वहाँ पे ये चीज़ बताया गया होगा। डायएजोमीथेन यानी कहने का मतलब है, डायएजोमीथेन यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे ध्यान से देखो, डायएजोमीथेन यानी कि CH2N2, क्लियर है। जब तुम इसको फोटोलाइसिस यानी कि हीट करते हो दोस्त, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाता है और बनने वाली चीज़ कुछ इस तरीके से होती है, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, क्लियर है। इसी तरह से फोटोलाइसिस ऑफ कीटीन का जब फोटोलाइसिस करते हो तो वहाँ से भी निकल जाता है गैस और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड बी, क्लियर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज -I इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो -I इफेक्ट शो करता होगा। ध्यान दो, ये तो तुमको देख के ही पता चल जाएगा कि जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसका जस्ट उल्टा शो करता है वो। देखो इस पे निगेटिव, इस पे भी निगेटिव सॉरी इस पे निगेटिव, इस पे निगेटिव, लेकिन इस पे पॉजिटिव है। ध्यान दो, जिस पे जोन चार्ज जिस पे जैसा चार्ज होता है वो उसके जस्ट अपोजिट इफेक्ट शो करता है, वो उसके जस्ट अपोजिट इफेक्ट शो करता है। यानी कहने का मतलब है कि ये +I शो करेगा, कहने का मतलब है कि ये +I शो करेगा, कहने का मतलब है कि ये +I शो करेगा, और ये देखो ये +I शो करेगा, ये भी निगेटिव चार्ज तो ये भी +I शो करेगा। लेकिन दोस्त इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम कह सकते हैं कि ये -I इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट। देखो -I इफेक्ट का कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है उसको, ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? -I ग्रुप बोलते हैं। देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो कंफर्म इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और ऐसे में शॉर्टकट यही है, जिसपे जोन सा चार्ज होता है जस्ट वो उसका अपोजिट इफेक्ट शो करता है। देखो इस पे निगेटिव, उसका उल्टा अपोजिट +I, इस पे निगेटिव तो इसका उल्टा, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? -I इफेक्ट। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, इसके आगे देते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन बेंजीन मीडियम। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, है ना? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक मैक्सिमम लोग इसमें फंसे होंगे। ध्यान से देखो, कह रहा है, देखो इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं कि बेंजीन मीडियम में, अच्छा देखो मीडियम यहाँ पे तुमको डिसाइड करके नहीं दिया है, एक कंपाउंड का नाम लिख दिया और उसके बाद तुमसे पूछ रहा उसका बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान दो, जब NCERT तुम पढ़ोगे तो वहाँ पे मीडियम लिया है वाटर, है ना? कौन सा मीडियम लिया है? वाटर। अच्छा वाटर क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। कौन सा सॉल्वेंट होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और यहाँ पे बेंजीन मीडियम है तो ये कौन सा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट है ये? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ध्यान दो, बेंजीन कैसा सॉल्वेंट होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ये कैसा सॉल्वेंट होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि सर इसके पास कोई पोलैरिटी नहीं होगा, इसके पास कोई पोलैरिटी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये ना H बॉन्डिंग करने वाला है, अरे हाँ है ना, ये H बॉन्डिंग नहीं करने वाला है। यानी कि जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। ध्यान दो, ये 3 डिग्री का अमाइन है, ये 2 डिग्री का अमाइन है, और ये 1 डिग्री का, और ये सिंपल NH3। अब बताओ, तुम ही बताओ किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा? बताओ, इसके पास 3 CH3 ग्रुप, क्या सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट इसी के पास होगा? इसके पास 3 CH3 ग्रुप, क्या सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट इसी के पास होगा? उसके बाद सेकंड वाले के पास, उसके बाद थर्ड वाले के पास, और सबसे कम किसके पास होगा? NH3 के पास। यानी कहने का मतलब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही था कि बेंजीन मीडियम ले रहा था। बेंजीन मीडियम कौन सा सॉल्वेंट होता है? बताओ, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ये कौन सा सॉल्वेंट होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में दोस्त कभी भी H बॉन्डिंग नहीं होता, यानी कोई रुकावट नहीं होने वाला। क्लियर है? तो यहाँ पे जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसकी बेसिसिटी उतना ही ज़्यादा होगी, यानी कि D, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो D होगा। मैक्सिमम लोग को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहा होगा, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, बट आप लोग कर लिए होंगे, है ना? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना? कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट एक्सर्ट इट्स रेजोनेंस इफेक्ट। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। ध्यान दो, सिंपल सी बात है ये। इसकी सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन की बात करें, ध्यान से देखो। पहला कंपाउंड है C6H5NH2, यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे NH2 को लगा दो, यानी कि ये एनिलीन है दोस्त, है ना? ध्यान दो, लोन पेयर सिंगल डबल क्या रेजोनेंस में है, यानी कि इस NH2 ग्रुप का इस बेंजीन रिंग में, फिनाइल रिंग में इफेक्ट है, तो हम कहेंगे यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम बात करें बी वाले ऑप्शन की, तो देखो वहाँ पे उसके साथ फिनाइल के साथ NH3+ लगा हुआ है दोस्त,
है ना, NH3 प्लस, NH3 प्लस। देखो मैक्सिमम लोगों को ये लगा होगा कि डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है सर, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट ये शो करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लो यदि इसका रेजोनेंस तुम करवा दिए, डबल सिंगल पॉजिटिव, मान लो तुम इसका रेजोनेंस करवा दिए, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा दोस्त? बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। यानी कहने का मतलब सर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था अब वो न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल सिंगल डबल। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। सिंपल सी बात है ना, फंडामेंटल रूल ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी कि यहाँ पे कोई रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। यानी कि NH3 प्लस का इस रिंग में कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो बाकी में तो हो जाएगा ना, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, और क्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है, तो यहाँ भी रेजोनेंस इफेक्ट शो कर देगा। क्लियर है? अरे हाँ है ना। देखो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम। यहाँ पे नो इफेक्ट, यहाँ पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होने वाला। और डी वाले ऑप्शन में ध्यान है ना सबको, ये प्लस एम शो करता था और माइनस आई भी शो करता था। क्लियर है? इंडक्टिव में माइनस आई शो करता है और रेजोनेंस में प्लस एम इफेक्ट शो करता है। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 51 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन इज ऑब्जर्व इन। मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन कह रहा है कि सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे हो रहा है। यानी कि सर कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा, उसके पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान दो, सबसे पहले तुम डबल बॉन्ड को घेर लो दोस्त। सबसे पहले तुम डबल बॉन्ड को घेर लो। तो डबल बॉन्ड को घेरोगे, डबल बॉन्ड को घेरोगे, ध्यान दो, डबल बॉन्ड को घेरोगे, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहला काम क्या होता है? डबल बॉन्ड को घेर लो। ध्यान दो, डबल बॉन्ड को घेरना। इस डबल बॉन्ड को घेर लिए, बताओ क्या ये डबल बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं सर। इससे डायरेक्टली जो कार्बन है वो sp2 है, sp3 होना चाहिए था। यहाँ पे कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन हम जैसे इसकी बात करें तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही H होगा, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा दोस्त। और इसकी बात करें, देखो इस कार्बन से 3 CH3 है। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन से 3 CH3 जोड़ दो, CH3 CH3 CH3। क्लियर है? तो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ भी कोई हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। यानी कि यहाँ भी कोई हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन जैसे हम इस डबल बॉन्ड को देखें तो इससे जो डायरेक्टली कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और उसके पास हाइड्रोजन भी है, और इसके पास टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है दोस्त। टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? इसके पास टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कहने का मतलब है कि सर सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इस डी वाले में ही होगा। सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कहाँ होगा? डी वाले में होगा, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आई थिंक सभी से बन गया होगा इसका आंसर, है ना। चलो और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि द CH3 ग्रुप इन प्रोपीन, कह रहा है द CH3 ग्रुप इन प्रोपीन। ध्यान से समझना मेरी बात को। कह रहा है कि CH3 ग्रुप प्रोपीन में कौन सा इफेक्ट शो करेगा? ध्यान दो, सबसे पहले हम प्रोपीन के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसका IUPAC नेम प्रोपीन ही तो होगा क्या? क्लियर है? ध्यान से देखो, ये CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में है, ये CH3 डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में है, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है दोस्त sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है दोस्त sp2। क्लियर है? ध्यान दो, हाइपर कंजुगेशन का शॉर्टकट सबको मालूम था कि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये हाइपर कंजुगेशन तो शो कर ही रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट में याद है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। ध्यान दो, ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp3 है, तो कन्फर्म ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहा होगा और ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव रहा होगा। बताओ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर होगी? राइट साइड। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर होगी? राइट साइड। देखो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो CH3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। CH3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। अरे हाँ है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सर बोथ ए एंड बी। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी। कर लोगे? बहुत आसान था ये। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ हेट्रोलाइसिस ऑफ द फ्लोइंग टॉर्ट ब्यूटाइल कंपाउंड इज। देखो हेट्रोलाइसिस का कहने का मतलब क्या है
कि बॉन्ड का ब्रेक होना हेटेरोलाइटिक वे में, यानी कैटायन और एनायन के फॉर्म में। याद आ रहा है? देखो जब हम लोग बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़े थे तो दो तरह का बॉन्ड ब्रेकिंग होता था, एक होता था होमोलाइसिस और एक होता था हेटेरोलाइसिस। देखो लाइसिस का मतलब होता है टूटना, बॉन्ड का टूटना, है ना। ध्यान दो, दो तरह का बॉन्ड ब्रेकिंग होता था, एक होता था होमोलाइसिस और एक होता था हेटेरोलाइसिस। क्लियर है? तो बताओ सबसे पहले कहाँ पे बॉन्ड टूटेगा? अरे हाँ, है ना। देखो इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं और इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। जिसपे निगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसपे निगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो बॉन्ड सबसे पहले टूटा होगा। अरे हाँ, है ना। जिसपे निगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो बॉन्ड सबसे ज्यादा पहले टूटा होगा। क्लियर सी बात है? अरे हाँ, है ना। क्लोरीन का साइज भी बड़ा है और निगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा स्टेबल भी होता है, तो सिंपल सी बात है सबसे पहले यही टूटा होगा, उसके बाद सेकंड वाला और उसके बाद फर्स्ट वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्ती, इसमें तो पेन भी नहीं चलाना था, ये तो देख के आंसर तुम बता सकते थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीकेस्ट फॉर होमोलाइटिक फिजन। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो सबसे वीकेस्ट होगा। ध्यान दो। अच्छा देखो यहाँ पे जो फिजन का नाम लिया वो होमोलाइटिक है। क्या है? होमोलाइटिक। ध्यान से समझना, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। समझना इस बात को दोस्त, है ना। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कहने का मतलब है, देखो बॉन्ड को तोड़ने का दो तरीका होता है, एक होता है होमोलाइटिक और एक होता है हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है ना वो लेकर अलग हो जाता है। लेकिन हेटेरोलाइटिक में क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है, इसलिए वहाँ पे कैटायन और एनायन बनता है दोस्त। लेकिन यहाँ पे होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कह रहा है। देखो ऑप्शन ए को देखना ध्यान से, देखो ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, CH3 और इसके बीच हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। बी वाले ऑप्शन को देखो ध्यान से, कह रहा है C6H5 CH2 के साथ। ध्यान दो, CH2 के साथ यहाँ पे एक H है और इसके साथ एक फिनाइल रिंग लगा हुआ है दोस्त, एक फिनाइल रिंग लगा हुआ है और इसी बॉन्ड को ब्रेक करना है। ध्यान से समझना। ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी को देखो, C6H5H। ऑप्शन सी को देखो, C6H5H। ध्यान से समझना, ऑप्शन सी को देखो, C6H5H, है ना। देखो ध्यान से, डबल सिंगल डबल और यहाँ पे H है। क्लियर है? इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ना है। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को ध्यान से देखना, ऑप्शन डी को ध्यान से देखो, ऑप्शन डी को ध्यान से देखो। यहाँ पे C6H5 3 है। ध्यान से देखो, इस कार्बन से 3 फिनाइल जुड़े हुए हैं दोस्त, इस कार्बन से 3 फिनाइल जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 3 फिनाइल जुड़े हुए हैं। देखो ध्यान से, इस कार्बन से 3 फिनाइल जुड़े हुए हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन है। ध्यान दो, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बना है। मान लो तुम ये बॉन्ड तोड़ देते हो तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। समझना मेरी बात को। यदि तुम ये बॉन्ड को तोड़ देते हो तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो बनने वाली चीज़ क्या होगी? CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल। अच्छा मान लो यहाँ से बॉन्ड तोड़ देते हो तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो बनने वाली चीज़ क्या होगी? देखो फिनाइल के पास में जो CH2 है, फिनाइल के पास में जो CH2 है उस पे रेडिकल। क्लियर है? अब ध्यान दो, यहाँ से तुम बॉन्ड तोड़ते हो तो बेंजीन, फिनाइल के पास रेडिकल आ जाएगा दोस्त। मान लो यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिए तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो बनने वाली चीज कुछ इस तरीके से होगी, डबल सिंगल डबल और यहाँ पे रेडिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ऑप्शन डी है, तुम यहाँ से बॉन्ड तोड़ देते हो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देते हो, तो ध्यान से देखना बनने वाली चीज क्या होगी? इसके साथ 3 pH होंगे, इसके साथ 3 pH होंगे और यहाँ पे रेडिकल। ध्यान दो, जो बॉन्ड टूटने के बाद बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या जो बॉन्ड टूटने के बाद बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्या वो जल्दी टूटना चाह रहा होगा? क्या उसके लिए हमको एनर्जी बहुत कम देना पड़ेगा? अरे हाँ है ना। देखो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीकेस्ट, यानी कौन सा वीकेस्ट? जो टूटने के बाद बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्या वो सबसे ज़्यादा वीक रहा होगा, पहले टूटा होगा? देखो ध्यान से, क्या ये रेडिकल 3 फिनाइल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है?
क्या ये रेडिकल 3 फिनाइल के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस है और यहाँ पे 3 फिनाइल के साथ रेजोनेंस है। तो तुम ही बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहा होगा? क्या सबसे ज्यादा स्टेबल यही है? क्या ये तुरंत टूटा होगा? क्या टूटने के जस्ट बाद ही बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है, यानी कि ये वाला बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला बहुत वीक रहा होगा और ये तुरंत टूट गया होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट ट्रिकी था थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आप लोग कर लिए होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मोस्ट स्टेबल रेडिकल इज, आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि इसमें पेन भी यूज करना पड़ा होगा आपको। कह रहा था मोस्ट स्टेबल रेडिकल इज, ध्यान दो, ये रेडिकल रेजोनेंस में नहीं है, ये रेडिकल रेजोनेंस में है और ये रेडिकल रेजोनेंस में है, साथ में हाइपर कंजुगेशन। ध्यान से देखो दोस्तों, साथ में हाइपर कंजुगेशन भी है यहाँ पे। ध्यान दो, यहाँ पे रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस में है, साथ में यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन? देखो 3 और 2 5 और 5 2 7, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। टोटल कितने हैं? 7 अल्फा हाइड्रोजन। देखो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि इसी रेडिकल का ही हाइड्रोजन काउंट करते हैं, इधर 3 और इधर 2 5। अब ये डबल बॉन्ड भी तो हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है ना, तो इसका भी तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 2 7। और ध्यान से देखो, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसका यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहे विच ऑफ द फ्लोइंग डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोइंग कैटायन। अच्छा, कैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तुम बताओ क्या यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है? क्या यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है? देखो जो फर्स्ट वाले की बात करें, हम फर्स्ट वाले की बात करें, क्या दिया हुआ? CH3 CH पॉजिटिव CH3, क्लियर है। बी सेकंड वाले को ध्यान से देखो, सेकंड वाले को ध्यान से देखो, CH3 CH इस पे पॉजिटिव, बगल में ऑक्सीजन और उसके साथ एक CH3। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होता है दोस्तों। और ऑप्शन 3 में देखो, थर्ड वाले ऑप्शन में देखो, CH3 CH इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे है OCH3। ध्यान से देखो, यहाँ पे जिसको तुम घेर लेते हो तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 3 3 इधर, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। सेकंड वाले में देखो, क्या तुमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन दिख रहा है ना, बहुत लोग इसको रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या ये लोन पर इसके साथ कैटायन के साथ डिस्पर्स कर देगा? बगल में ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन यानी कि हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहा होगा। और ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है। देखो इंडक्टिव को हम मान के नहीं चले, इंडक्टिव वीक इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है ना, तो हम हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेशन तो है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 2, टोटल कितने होंगे? 5 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इस OCH3 का माइनस आई इफेक्ट भी तो लग रहा होगा, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के बदले क्या कर रहा होगा? स्टेबिलिटी घटा रहा होगा। क्या कर रहा होगा? स्टेबिलिटी घटा रहा होगा। तो तुम बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकेंड, उसके बाद बताओ फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, क्लियर है। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्लियर है। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 58 पे, है ना। ध्यान दो, हाँ ध्यान से देखना। कह रहा कि डिस्पर्जल ऑफ चार्ज विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज द मोस्ट स्टेबल। कह रहा कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन है? ध्यान से समझना दोस्त, है ना, ध्यान से समझना। ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल है। क्या निगेटिव सिंगल डबल यहाँ पे रेजोनेंस है? क्या यहाँ पे रेजोनेंस? अरे हाँ है ना, यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ध्यान से देखो, क्या निगेटिव सिंगल डबल, क्या यहाँ भी रेजोनेंस है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वहाँ भी रेजोनेंस है। निगेटिव सिंगल डबल, क्या यहाँ भी रेजोनेंस है? और निगेटिव सिंगल डबल यहाँ भी रेजोनेंस है। यानी कि सर रेजोनेंस में तो तीनों में है,
यानी कि हम रेजोनेंस से डिसाइड नहीं कर सकते। अब डिसाइड करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट से कि कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है और कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। देखो यहाँ पे हम एनायन के स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं दोस्त, तो इसको वही स्टेबल करेगा जो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, यानी कि माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इसको स्टेबल करेंगे और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इसको अनस्टेबल करेंगे। ध्यान दो, यहाँ पे CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई, यहाँ पे Cl का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, यहाँ पे फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, और यहाँ पे दोनों फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। तुम बताओ, रेजोनेंस तो तीनों में था, लेकिन सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। क्या ये ऑप्शन डी सबसे ज्यादा स्टेबल रहा होगा? यानी कहने का मतलब है कि सर ऑप्शन डी बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन कौन होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। करेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। सिंपल सी बात है यार, देखो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो हमको लगता है कि बताने लायक क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो आप लोग ऐसे भी कर लिए होंगे। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिंपल रेजोनेंस है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, और यहाँ पे इक्वल आरएस बनेगा दोस्त, यहाँ पे इक्वल आरएस भी बनेगा, अरे हाँ है ना, इक्वल आरएस भी बनेगा, और यहाँ पे 5 फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। आई थिंक आप लोग बहुत आसानी तरीके से इसको कर लिए होंगे, है ना, इसको बताने लायक भी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 61, करेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। हाँ, ये क्वेश्चन ढंग का है। जब देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे दिमाग लगाया जा सकता है। ध्यान दो, पहला ऑप्शन में दिया है एसिडिक नेचर। बताओ फिनोल और मिथाइल अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनोल और मिथाइल अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है। अल्कोहलों में सिर्फ वाटर है, अल्कोहलों में जो मिथाइल अल्कोहल है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सारे अल्कोहल वाटर से कम। लेकिन ध्यान दो, फिनोल यदि यहाँ से H निकालोगे और यहाँ नेगेटिव बनाओगे, ध्यान दो, यदि तुम यहाँ से H निकालोगे और यहाँ नेगेटिव बनाओगे और इस पर नेगेटिव, ध्यान से समझना, मान लो किसी को इसमें दिक्कत हो तो समझ लो, मान लो फिनोल, ऑप्शन ए को ध्यान से देखना, ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, फिनोल की बात कर रहे हैं दोस्त। फिनोल में यदि H निकाल दो इस पे माइनस, और मिथाइल अल्कोहल से H निकाल दो तो CH3 O पे माइनस। अब तुमको एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, क्या इसके टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अरे हाँ है ना, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और ऊपर से इसका CH3 का प्लस आई लगेगा और इसको अनस्टेबल कर देगा। बताओ इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, क्या ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका एसिड भी क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यानी कि पहला ऑप्शन तो सर बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही ऑर्डर दिया है, लेकिन इसमें कह रहा है कि इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ध्यान दो, अब सेकंड बार में कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर, किसकी बात कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान दो, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में होगा दोस्त, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं। यानी कह सकते हैं कि सर ये लोकलाइज्ड है और ये डीलोकलाइज्ड है। देखो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है और ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो इसकी बेसिक नेचर ज्यादा होनी चाहिए था ना। देखो एक कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और एक रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो कंफर्म जो इन्वॉल्व नहीं है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उससे जो किसी पार्टिसिपेंट के साथ, किसी ग्रुप के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। ध्यान दो, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। क्या है ये, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। यानी कि सर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसका बेसिक नेचर ज्यादा होना चाहिए था और इसका बेसिक नेचर कम होना चाहिए था। क्लियर है? तो ये गलत, ये ऑर्डर गलत दिया हुआ है ना, ये ऑर्डर गलत दिया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और बाकी सारे ऑर्डर क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी सारे देखो, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, एसिडिक एसिड से बिल्कुल सही दिया है। स्टेबिलिटी देखो, यहाँ रेजोनेंस है और यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आ जाओ, करा इथाइनिक हाइड्रोजन इज रिलीज्ड मोस्ट इजियली। ध्यान दो, यानी कि जो एसिडिक एच है वो निकलने के बाद क्या बनाएगा दोस्त, नेगेटिव बनाएगा। ध्यान दो, ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे एसिडिक एच है, ध्यान से समझना, यहाँ पे एसिडिक एच है, इसके पास एसिडिक एच, इसके पास एसिडिक एच, इसके पास एसिडिक एच, और इसके पास भी एसिडिक एच। क्लियर है? ध्यान दो, जब तुम यहाँ से एसिडिक एच निकालते हो, ऑप्शन ए को ध्यान से समझना, यदि हम यहाँ से एसिडिक एच निकालते हैं, देखो देखो देखो,
यहाँ से हम एसिडिक एच निकालते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे नेगेटिव, मान लो बी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो, यदि हम यहाँ से एसिडिक एच निकालते हैं दोस्त, यहाँ से एसिडिक एच निकालते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है NO2, और C वाले में देखो, C वाले में हम एसिडिक एच निकालते हैं तो अब ये फिनाइल हो गया, अब ये फिनाइल हो गया, अब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा दोस्त, अब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, अब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, और जैसे ही हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी के साथ बात करते हैं, तो फिनाइल के साथ इसके पास एक -M ग्रुप भी प्रेजेंट है, फिनाइल के साथ इसके पास एक -M ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे NO2 है, और NO2 का -M इफेक्ट भी लगेगा और -I इफेक्ट भी लगेगा। तो बताओ कौन सा आयन को सबसे ज़्यादा स्टेबल कर रहा होगा, टूटने के बाद कौन सा आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? क्या ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है? क्या यहाँ से सबसे पहले H निकला होगा? क्या यहाँ से सबसे पहले H निकला होगा? क्या यहाँ से सबसे पहले H निकला होगा? है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। Which of the following all effect namely inductive, mesomeric and hyperconjugation, कह रहा है ऐसा कौन सा कंपाउंड जिसमें सारे इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहे होंगे? ध्यान दो, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सारे इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहे होंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऑप्शन ए की बात करें, यदि हम ऑप्शन ए की बात करें, ध्यान दो, ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है CH3Cl, क्लियर है। देखो कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन, क्लियर है। सर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इधर ही होगी, यानी सर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये -I, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो +I, यानी कि यहाँ पे इंडक्टिव तो ऑब्जर्व हुआ लेकिन यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन और कोई मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ, यहाँ पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है। लेकिन चलो बी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, बी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखो इसमें कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो। देखो यदि हम चाहते तो एक ऑप्शन बता के निकल जाते, लेकिन हम सारे ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कि हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना, तो हम ऑप्शन को बड़ा ध्यान से देखेंगे। ध्यान दो, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2, क्या इन दोनों के बीच डिफरेंस है? हाँ सर बिल्कुल डिफरेंस है। sp2 वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और sp3 वाला कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यदि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इधर ही होगी, और जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है दोस्त वो -I, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है दोस्त वो क्या हो जाएगा? +I, क्लियर है। यानी कि सर इस वाले कंपाउंड में इंडक्टिव तो ऑब्जर्व हो रहा है, अब हमको पता करना है कि क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है, क्या यहाँ पे मेसोमेरिक है। हाँ चलो हम हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं, चलो हम हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। ध्यान से देखो, क्या ये डबल बॉन्ड है? क्या डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या इसके पास H है? हाँ सर ये बिल्कुल हाइपर कंजुगेशन भी शो कर रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन भी शो कर रहा है। कितने अल्फा H? 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ। कितने हाइड्रोजन के साथ? 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, यानी कि यहाँ पे इंडक्टिव प्लस हाइपर कंजुगेशन दोनों है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं यार, मेसोमेरिक में कोई ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप पे अपना इफेक्ट दिखा सकता है इलेक्ट्रॉन पे रेजोनेंस के थ्रू, क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं, जैसे ही हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी को देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्लियर है। इसके बाद है C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इसको, है ना, ध्यान से समझो, है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखो, क्या डबल सिंगल डबल, क्या यहाँ पर रेजोनेंस है? बोलो बोलो, रेजोनेंस है क्या? बिल्कुल सर रेजोनेंस है। बताओ क्या ये कार्बन sp2 और ये कार्बन sp3 है क्या? यानी कि यहाँ पे इंडक्टिव भी होगा और साथ में हाइपर कंजुगेशन भी होगा। यानी कि सर यही एक कंपाउंड है जिसमें तीनों इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। यदि हम इस कंपाउंड की बात करें तो ये -M इफेक्ट शो कर रहा होगा इस डबल बॉन्ड के साथ, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, रेजोनेंस कुछ इस तरीके से होने वाला है, क्लियर है। तो यहाँ पे मेसोमेरिक भी होगा, इंडक्टिव भी होगा और हाइपर कंजुगेशन भी होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कह रहा है कि बेसिक नेचर ऑफ H3O प्लस H2O एंड OH माइनस। कह रहा है बेसिक नेचर ऑफ H3O प्लस H2O एंड OH माइनस। ध्यान से देखो, H3O प्लस की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग?
H3O प्लस की, ध्यान से समझना, H3O प्लस, दूसरा है दोस्त H2O, क्लियर है, दूसरा है H2O और तीसरा है OH माइनस। ध्यान दो, बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे पहले देगा और जिसके पास जितना ज़्यादा होगा, क्या उसका बेसिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा होता है? अरे हाँ है ना। ध्यान दो, इस पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है क्या तुमको? क्या सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही फेंका होगा? क्या सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही फेंका होगा? क्या ये चार्ज एटम है और ये न्यूट्रल एटम है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लोन पेयर के फॉर्म में होगा। तो बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? OH माइनस। इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? OH माइनस। उसके बाद H2O, उसके बाद H2O और उसके बाद सबसे कम कौन सा होगा भाई? H3O प्लस, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसी को, है ना। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा? H3O प्लस। इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। कह रहा है कि CH3 NH2 माइनस OH माइनस एंड F माइनस इन इंक्रीजिंग PKB वैल्यू आर। PKB याद आ रहा है क्या? जो जितना ज्यादा बेसिक होता था उसका PKB वैल्यू उतना ही कम होता है। जो जितना ज्यादा बेसिक होता था उसका PKB वैल्यू उतना ही कम होता था। ध्यान से देखो, इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? इन चारों में देखो, कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और फ्लोरीन पे नेगेटिव। बताओ, क्या सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बन पे तो ही होगा? क्या सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बन पे ही तो होगा? क्या इलेक्ट्रॉन देने की सबसे अच्छी चाहत कार्बन की होगी? क्या सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही देगा? अरे हाँ है ना। क्या सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही देगा? बताओ, यदि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है CH3 माइनस, यदि CH3 माइनस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे रहा है दोस्त, CH3 माइनस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर इसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि इसकी KB वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, यानी कि सर इसका PKB वैल्यू उतना ही कम, इसका PKB वैल्यू उतना ही कम। बताओ, यानी कि CH3 का सबसे PKB वैल्यू सबसे कम होना चाहिए। तो इन चार ऑप्शन में तुमको कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें CH3 सबसे कम है? बोलो, पहला ऑप्शन। ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन, अरे हाँ है ना, पहला ऑप्शन सबसे कम। क्या यही आंसर होने वाला है? एक तो आंसर, एक तो हम ऑप्शन देकर आंसर छाट सकते थे, और दूसरा तरीका ये होता, बताओ फ्लोरीन पे, क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है? क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है? यदि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो उस पर निगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यदि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो उस पर निगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतना ही कम होगी, यानी उसकी KB वैल्यू उतना ही कम, तो PKB वैल्यू उतना ही ज्यादा। क्या PKB वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें पेन उठाने लायक क्वेश्चन था ही नहीं है ना, कर लोगे। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस? ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन। आई थिंक ये आपके कॉपी में भी लिखा हुआ होगा, है ना। ध्यान से देखो, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, देखो ध्यान से, OH माइनस, NH2 माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस और लास्ट में है CH3 CH2 माइनस। क्लियर है? अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं सर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा और जिस पे जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसके पास उतना ही ज़्यादा होगी? अरे हाँ है ना। देखो, शॉर्टकट है ये सब। क्या इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसके पास उतना ही ज़्यादा होगी? ध्यान से देखो, यहाँ पे CH2 माइनस कार्बन पे नेगेटिव है और ऊपर से CH3 का प्लस आई भी होगा। क्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? क्या यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? अरे हाँ है ना। क्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोस्त? यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? क्या सबसे ज़्यादा बेसिक CH3 CH2 माइनस होने वाला है? क्या सबसे ज़्यादा बेसिक CH3 CH2 माइनस होने वाला है? तो चारों ऑप्शन को तुम देख लो, बताओ किसमें CH3 CH2 माइनस सबसे ज़्यादा बेसिक है? सर मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन A। मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन A। ध्यान दो, तुम्हारा कन्फ्यूजन ये होगा सर NH2 और C ट्रिपल बॉन्ड C में NH2 कैसे ज्यादा बेसिक हो गया? होना तो चाहिए था C ट्रिपल बॉन्ड C। नहीं दोस्त, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
NH नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से। देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। क्लियर है? अरे हाँ है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आसान था, बिल्कुल आसान था। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इज आर करेक्ट, ध्यान दो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। CH3 CH2S- इज अ स्ट्रॉन्गर बेस एंड मोर न्यूक्लियोफिलिक देन CH3 CH2O-। बिल्कुल सही बोल रहा है दोस्त, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है, सल्फर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? तो ये तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, ये आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा ना, तो आसान से आप लोग कर लेंगे। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कह रहा कंसिडर द गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो फॉर्मिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा? अब देखो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर फॉर्मिक एसिड तो यही होता है, सर फॉर्मिक एसिड तो यही होता है HC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? फॉर्मिक एसिड तो यही होता है। ध्यान से देखो, इसके पास लोन पेयर, क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है क्या? हाँ सर बिल्कुल, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो इसका जो RS बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, HCO- डबल बॉन्ड OH और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा ऑप्शन तुमको दिख रहा है? इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो इससे मैच करता है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पहले वाला। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पहले वाला, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओनली वन, ओनली वन। क्लियर है? डी। ध्यान दो, फॉर्मिक एसिड का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है दोस्त। फॉर्मिक एसिड का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, पहला और दूसरा, एक न्यूट्रल है, दूसरा चार्ज है। बताओ इन चारों ऑप्शन में कौन सा स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है? सिर्फ एक ही है जो इससे मैच कर रहा है और बाकी कोई नहीं है जो इन दोनों से मैच कर रहा है। तो बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। कंसिडर द फ्लोइंग मॉलिक्यूल, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर बेसिसिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको एक झटके में आंसर आ जाएगा इसका। ध्यान से देखो, पहले वाले ऑप्शन को ध्यान से समझना, पहले वाले ऑप्शन को ध्यान से समझना। इसको फॉलो हम लोग आराम से करने वाले हैं। ध्यान से देखो, क्या इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है? क्या इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है? कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा और इधर 3 सिग्मा, sp3 है, कहीं कोई इसके पास एक लोन पेयर है। देखो ये लोकलाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। याद करो, sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उस पर लोन पेयर उतना ही ज्यादा स्टेबल, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतना ही कम। और sp3 कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे लोन पेयर उतना ही कम स्टेबल, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उतना ही ज्यादा। क्या समझ में आ रहा है? ध्यान दो, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी क्या है? लोकलाइज्ड है। ये भी लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है। लेकिन इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा दोस्त? sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2। और याद आ रहा है इस स्ट्रक्चर को देख के, एक नाम सुने होगे तुम लोग, ग्वानिडीन, एम्बिडीन। याद आ रहा है? एम्बिडीन और ग्वानिडीन, ये एम्बिडीन डेरिवेटिव है दोस्त। देखो एम्बिडीन इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे NH2 होता है और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं एम्बिडीन। और यहाँ पे NH2 लगा दोगे तो इसको बोलते हैं ग्वानिडीन। ग्वानिडीन बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, ग्वानिडीन बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। ध्यान से देखो, इसके पास दो जगह लोन पेयर है। क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है और ये लोन पेयर, बोलो, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है और ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। क्लियर है? क्या सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही दिया होगा? तो मान लो H+ इसको दे देते हो तुम, H+ इसको दे देते हो तुम, तो बनने वाली चीज़ क्या हो जाएगी? RC डबल बॉन्ड NH2+ और यहाँ पे NH2। अरे हाँ है ना, यहाँ पे NH2। क्या ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे? बिल्कुल सर। तो यहाँ पे इसका जो दूसरा RS बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, RNH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2+। सिंपल सी बात है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरी बात को, यहाँ पे दो इक्वल RS बनता है इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। अरे हाँ है ना, यहाँ पे दो इक्वल RS बनता है इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। और देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो निगेटिव है ये रेजोनेंस में, ये रेजोनेंस में। क्लियर है? ये रेजोनेंस में है, लेकिन इसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं है, लोकलाइज्ड है ये लोकलाइज्ड है। लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक है दोस्त, एक कंपाउंड एरोमेटिक है। क्या ये स्टेबल कंपाउंड रहा होगा? तो इनमें पहले और तीसरे में ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? पहला। पहले और तीसरे में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? पहला। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? C फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर, फोर के बाद सेकेंड। क्लियर? अरे हाँ है ना,
बोलो बोलो, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये लोन पे रेजोनेंस में नहीं है। अरे हाँ या ना, कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, बोलो कर लोगे, आसान ही है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये दोस्त, है ना। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर बेसिसिटी, है ना, पहला, उसके बाद थर्ड के बाद सेकंड, सॉरी यहाँ पे रेजोनेंस में सेकंड, है ना, कर लोगे, आसान ही। चलो, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयोनाइजेशन सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, यानी कहने का मतलब है, देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ देना है तुमको, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ देना है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ देना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है और कैटायन बना के देखना है, जिसका कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या सबसे पहले वही टूटा होगा, है ना। यानी कि ओवरऑल ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रही है ना। ध्यान से देखो, CH, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दो, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, क्लियर है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, आसान है ये, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, देखो यहाँ पे जब तोड़ोगे बी वाले ऑप्शन में, तो इसके पास ये बॉन्ड को तोड़ के निकाल दे यहाँ से, तो इस कार्बन के पास 3 CH3 होंगे, 3 CH3 होंगे, 3 CH3 होंगे, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। और इसकी बात करें, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दोगे तो बनने वाला चीज कुछ इस तरीके से होगा, बनने वाला चीज कुछ इस तरीके से होगा, CH2 पॉजिटिव। यहाँ पे रेजोनेंस, याद करो एक ऑर्डर लिखवाए थे जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन वाला रेजोनेंस वाले से ज़्यादा स्टेबल होता था, जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन वाला रेजोनेंस वाले से ज़्यादा स्टेबल होता था, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है दोस्त, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बन के साथ 3 CH3 ले लो, कार्बन के साथ 3 CH3 ले लो और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये ज़्यादा स्टेबल होता है किसी बेंजाइल कार्बोकैटायन से, किसी बेंजाइल कार्बोकैटायन से, है ना। ये ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। बस यही एक है जहाँ पे रेजोनेंस वाला कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन वाले से कम स्टेबल होता है, जहाँ पर रेजोनेंस वाला कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन वाले कंपाउंड से कम स्टेबल होता है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो आ जाओ, कंसिडर द फ्लोइंग कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन अकर्स, किसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा और किसमें नहीं हो रहा होगा, है ना, किसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा और किसमें नहीं हो रहा होगा, ये बताना है आपको। देखो सबसे पहले रेडिकल को घेर दो, रेडिकल को घेर दिए, इसके जस्ट बगल में जो कार्बन है ये sp2 है दोस्त, और इसके जस्ट बगल में कार्बन है वो sp3 है, लेकिन इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, क्लियर है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रेडिकल है इसके अगल बगल में फिनाइल लगा हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रेडिकल है इसके अगल बगल में देखो, यहाँ पे जो कार्बन के साथ जो 3 फिनाइल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से डबल सिंगल डबल, यहाँ भी जो 3 फिनाइल दिया हुआ है डबल सिंगल डबल, और यहाँ भी जो 3 फिनाइल दिया हुआ है डबल सिंगल डबल। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रेडिकल है, देखो रेडिकल को सबसे पहले घेर दे, और इससे जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा है, क्या ये कार्बन sp2 है, क्या ये कार्बन sp2 है, क्या ये कार्बन sp2 है, बताओ। सारे कार्बन sp2 है, कार्बन को क्या होना चाहिए था, sp3 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, sp3 होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन में, थर्ड वाले ऑप्शन को देखो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना के दिया है दोस्त, बाईसाइक्लिक कंपाउंड सभी को याद होगा इसका IUPAC नेमिंग, ध्यान दो, यहाँ पे CH3, ध्यान दो। सबसे पहला काम क्या है कि तुम रेडिकल को घेर लोगे, रेडिकल को क्या कर लोगे, घेर लोगे। देखो इसके जस्ट बगल में कार्बन है, क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या इसके पास एक हाइड्रोजन है, हाँ सर, तो बिल्कुल यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा, कर लोगे क्या, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ओनली थर्ड वाले में हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होने वाला है, थर्ड वाले में क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। So the order of decreasing length of the bond indicated by the arrow in the following structure। ध्यान दो, इस बॉन्ड की बात कर रहा है, ध्यान से समझना, ये इस बॉन्ड की बात कर रहा है, इस बॉन्ड की, क्लियर है। यहाँ भी ये इसी बॉन्ड की बात कर रहा है और यहाँ पे ये इस बॉन्ड की बात कर रहा है। कह रहा है किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसको डिक्रीजिंग वे में तुमको अरेंज करना है।
ध्यान दो, डबल सिंगल पॉजिटिव, क्या यहाँ रेजोनेंस है? अरे हाँ है ना, क्या यहाँ रेजोनेंस है? ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव के साथ भी रेजोनेंस में है और इस पॉजिटिव के साथ भी रेजोनेंस में है। ये डबल बॉन्ड दोनों तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है दोस्त, ये डबल बॉन्ड दोनों तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दोनों तरफ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। क्लियर है? दोनों तरफ ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे इस कार्बन पे जो पॉजिटिव है इसके साथ रेजोनेंस करने का टेंडेंसी कम होगी इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है? यहाँ पे जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ रेजोनेंस करने की टेंडेंसी कम होगी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? लेकिन जैसे थर्ड वाले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा होगा दोस्त। ये क्या शो कर रहा होगा? हाइपर कंजुगेशन। अब सिंपल सी बात है, जहां पर रेजोनेंस हो रहा होगा क्या वो फास्ट प्रोसेस होगा? अरे हाँ या ना, रेजोनेंस जल्दी हुआ होगा तो जो सिंगल बॉन्ड है ये तुरंत डबल में चेंज हो रहा होगा, ये तुरंत डबल में चेंज हो रहा होगा, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो रही होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो रही होगी। क्या यहाँ भी वही होगा? लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है, यानी कि जो इसका जो सिंगल बॉन्ड है वो तुरंत डबल में चेंज नहीं हो रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि सर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो थर्ड वाले का होगा, सर सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ तो थर्ड वाले का होगा, यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होना है? थर्ड का। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड की, अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड के। ध्यान से देखो, पहले और दूसरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है दोनों के साथ रेजोनेंस में है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है सिर्फ एक के साथ रेजोनेंस में, यानी कि इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड लाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये इधर भी जा रहा होगा इधर भी जा रहा होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेजोनेंस की टेंडेंसी कम होगी और यहाँ पे रेजोनेंस की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ये तुरंत सिंगल से डबल में चेंज हुआ होगा और ये तुरंत सिंगल से डबल में चेंज नहीं हुआ होगा। यानी कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। यानी थर्ड के बाद क्या हो जाएगा? सेकेंड, और सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग कर लिए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 73 के बाद आते हैं 74 पे, है ना। कह रहा द मोस्ट लाइकली प्रोटोनेशन साइट इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल। कह रहा है कि कहाँ पे एनायन बनाए। प्रोटोनेशन साइट का मतलब होता है कि H+ देना है तुमको। अच्छा, कहाँ पे एनायन बनाए कि वो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 को समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे 7 मेंबर का रिंग दिया हुआ है, यहाँ पे 7 मेंबर का रिंग बना के दिया है। क्लियर है? और यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ये क्लियर है। और हर जगह पोजीशन दी, इसको 1 बोल रहे हैं लोग, इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। क्लियर है? हर किसी का पोजीशन दिखाया हुआ है इसमें, है ना। ध्यान से समझना, ध्यान दो। यदि इस बॉन्ड को हम इस तरीके से तोड़े, इस बॉन्ड को हम इस तरीके से तोड़े तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, समझना मेरी बात को। यदि इस बॉन्ड को हम इस तरीके से तोड़े तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो बनने वाली चीज क्या होगी? देखो, बनने वाली चीज कुछ इस तरीके से होगी। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दो, यदि ये बॉन्ड इस तरीके से टूटा होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से टूटा होगा तो इस पे माइनस आया होगा और इस पे प्लस आया होगा। ध्यान दो, क्या ये रिंग एरोमेटिक हो रहा है क्या? यानी कि बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे एक स्टेबल रिंग बन रहा है, यानी कहने का मतलब बॉन्ड तुरंत टूटा होगा। क्या ये तुरंत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी को दिया होगा? यानी कि इस साइट पे प्रोटोनेशन होना बहुत आसान है। कहीं का बॉन्ड तुरंत टूटा होगा, बाकी सब बॉन्ड इससे लेट टूटे होंगे। क्लियर है? यानी कि जो पहला नंबर साइट है इस पर प्रोटोनेशन होना बहुत आसान है। क्यों? कहीं कि टूटने के बाद ये रिंग एरोमेटिक बनेगा, टूटने के बाद ये रिंग एरोमेटिक बनेगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1A। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था ये दोस्त, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। कह रहा है कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी है। फॉर्मिक एसिड, है ना, समझना मेरी बात को। फॉर्मिक एसिड की बात कर रहा है। फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से होता है ना, HC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? यही एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH, यही है। ध्यान दो, यदि तुम यहाँ से H+ निकालते हो दोस्त, यदि तुम यहाँ से H+ निकालते हो तो बनने वाली चीज
H C डबल बॉन्ड O पे माइनस, क्लियर है। और यदि तुम यहाँ से H प्लस निकालते हो दोस्त तो बनने वाली चीज CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, क्लियर है। ध्यान दो रेजोनेंस तो दोनों में होगा और दोनों में दो इक्वल आर्स बनने वाले हैं, यहाँ भी रेजोनेंस यहाँ भी रेजोनेंस, क्लियर है। और दोनों में दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। तो भाई डिसाइड कैसे करेंगे सर कि कौन सा आयन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा आयन कम। ध्यान दो इसके साथ हाइड्रोजन लगा है और इसके साथ CH3 लगा है। हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा होगा, याद है प्लस आई सीरीज में लिखवाया गया होगा, और CH3 का भी प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो बताओ इन दोनों में ज़्यादा प्लस आई किसका होता है, CH3 का। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और एनायन को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए दोस्त, एनायन को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। एनायन को इलेक्ट्रॉन देने वाला अनस्टेबल करता है और ये कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कंफर्म ये ज्यादा स्टेबल क्या होगा और ये कम स्टेबल क्या होगा। क्यों? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, प्लस आई या माइनस है? अरे बोलो प्लस आई, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक आप लोग ये कर लिए होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज। देखो ये तो बिना पेन उठाए तुम बना सकते हो। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव होगा। यहाँ पे देखो ये CH3 नहीं होना चाहिए था, CH3 क्लियर। यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव होगा, क्लियर है। यहाँ पे देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा इसके पास, 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन तो भाई सी ही होने वाला है, सी ही होने वाला है, क्लियर है। इसके पास रेजोनेंस भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर है। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कर विच वन ऑफ द फ्लोइंग नाइट्रोजन, विच वन ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, है ना। कह रहा कौन सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। चलो आओ इसको भी देख लिया जाए, है ना। ऐसे तो ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, तब भी बता देते हैं, है ना। ध्यान दो, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, क्या इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा और इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा। ध्यान दो इस वाले नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज नहीं है दोस्त, वो लोकलाइज नहीं है, वो डीलोकलाइज है। क्या है, डीलोकलाइज, यानी कहने का मतलब सर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। कि देखो लोन पेयर सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यदि हम इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात करें तो ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो ये भी है डीलोकलाइज, ये भी क्या है डीलोकलाइज, यानी कि सर ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे ही हम इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात करें तो देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा दोस्त, बोलो बोलो। इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। अब तुम बताओ एक sp2 वाला है और एक sp3 वाला है, तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा। कंफर्म sp3 वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट। अरे हाँ या ना, बी ओनली फर्स्ट, क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो 77 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 78, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है कि स्ट्रक्चर गलत बना के दे दिया गया दोस्त, है ना। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। इसका कुछ इस तरीके से होगा CH2 डबल बॉन्ड C O पे माइनस CH3, है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। अब बताओ पहले और दूसरे में क्या रिलेशन है, क्या ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है, क्या ये एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है, क्लियर है। पहले और दूसरे में क्या अंतर, देखो पहला यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट था यहाँ पे, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, है ना। तो ये एक दूसरे का क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, एक दूसरे का क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, है ना। ये तो यार मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ना, ये तो बताने लायक भी नहीं, ये तो सभी को याद होगा, ये सभी को याद होगा। अरे हाँ है ना, ये सभी को याद होगा, कहने का मतलब बताने लायक भी नहीं है। क्या प्लस आई ऑर्डर माइनस ऑर्डर सभी को याद है, तो यही आंसर होगा सी वाला, कर लोगे, आसान था वो। अब आ जाओ, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज गिवन एज। बताओ एसिडिटी की बात कर रहा है दोस्त, किसकी बात कर रहा है, एसिडिटी के। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, तुमको मालूम होगा H2CO3, H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्त, कार्बोनिक एसिड। फिनॉल,
फिनॉल को हम लोग एनसीईआरटी में कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। ध्यान दो, H2CO3 का स्ट्रक्चर तो कुछ इसी तरीके से होगा ना, OH, और यहाँ भी OH। ध्यान दो, यहाँ से एसिडिक एसिड निकालोगे और यहाँ से एसिडिक एसिड निकालोगे तो इसका जो कार्बोनेट आयन बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, C डबल बॉन्ड O, OP माइनस, OP माइनस। इसके 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं दोस्त, इसके 3 रेजोनेटिंग इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि सर इसका करस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। और ऐसे भी आप यदि याद किए होंगे तो कार्बोनिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। और बाकी देखो C2H2 अल्कीन है, H2O है, तो बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? कार्बोनिक एसिड। तो बताओ इन चारों ऑप्शन में कार्बोनिक एसिड तो यही है ना? अरे हाँ है ना, बोलो बोलो। कार्बोनिक एसिड बढ़ते हुए क्रम बताना, सबसे कम, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, ये बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही होने वाला है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कर लोगे क्या? बहुत आसान था ये, है ना। चलो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन द रिएक्शन CH_Cl3NaOH, याद आ रहा कुछ याद आया? रिमंटिमन, अरे हाँ है ना, रिमंटिमन याद आ रहा है। ध्यान दो, ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद, ध्यान से समझना, ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद, ध्यान से समझना मेरी बात को। चलो ध्यान दो, हम लोग इस वाले क्वेश्चन में थे। इन द गिवन रिएक्शन, है ना, ध्यान दो, इन द गिवन रिएक्शन, इस चीज को समझना। CH_Cl3 प्लस NaOH, ये आपस में रिएक्शन करने के बाद, याद है, CCl2 बनाता था। क्या बनाता था? CCl2, डाइक्लोरोकार्बिन, इसको बोलते थे DCC। क्या बोलते थे? डाइक्लोरोकार्बिन। इसको क्या बोलते थे? डाइक्लोरोकार्बिन, DCC। ध्यान से समझना, इसको क्या बोलते थे? डाइक्लोरोकार्बिन। और यही इलेक्ट्रोफाइल होता था दोस्त, यही क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल होता था। ये आप पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये चीज़, यही क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल होता था। बताओ, कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? तो डाइक्लोरोकार्बिन, याद है, डाइक्लोरोकार्बिन। कर लोगे, आसान है ये, बहुत आसान है, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, विच ऑफ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। ध्यान से देखो, सभी फिनॉल है दोस्त, सभी फिनॉल है। NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? विच ऑफ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? ध्यान से देखो, NO2 का -M और -I, CH3 का हाइपर कंजुगेशन और +I, यहाँ पे कोई देने लेने वाला नहीं है। और ध्यान दो, इसको बोलते थे पिक्रिक एसिड, याद आया क्या? पिक्रिक एसिड। और यहाँ पे 3 NO2 हैं -M इलेक्ट्रॉन लेने वाले। क्या सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन इसी का बनेगा? बताओ, सबसे ज़्यादा एसिडिक यही ऑप्शन डी होने वाला है, सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑप्शन डी होने वाला है, क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। कह रहे विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, विच नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट। देखो बाइकार्बोनेट होगा, क्लियर है, वहाँ पे साथ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट होगा, यानी कि यही, समझना मेरी बात को, NaHCO3, क्लियर है। देखो यहाँ से जब ये रिएक्शन करेगा NaHCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। ध्यान दो,
करेक्ट। विच ऑफ द फ्लो विल नॉट बी सॉल्युबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसके साथ ये सॉल्युबल नहीं होगा? देखो ऑप्शन ए को ध्यान से देखना, ऑप्शन ए को ध्यान से देखना, क्या इसके पास ट्राइनाइट्रोफिनॉल OH, यहाँ पे NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2 है दोस्त। कहने का मतलब जब इसका रिएक्शन इसके साथ करवाओगे NaHCO3 के साथ, क्लियर है? ध्यान दो, ध्यान दो, इस पे प्लस और इस पे माइनस, क्या इसका एसिडिक H निकाल लेगा? तो बनने वाली चीज़ देखो, इसका तो सॉल्ट बनने वाला, इधर क्या बनेगा? सॉल्ट OP माइनस NO2, यहाँ क्या बनेगा? NO2 और यहाँ पे क्या बनेगा? NO2 और साथ में बनेगा H2CO3। ध्यान दो, ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड और ये है कार्बोनिक एसिड। इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? पहला वाला, ये मोर एसिडिक है, ये रिएक्शन फिजिबल हुआ होगा। अब जो ये सॉल्ट बना है इसमें सॉल्युबल होगा, लेकिन ध्यान दो कार्बोनिक एसिड से सबसे कम एसिडिक कौन होगा बताओ? बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये भी ज़्यादा एसिडिक होता है, ये भी ज़्यादा एसिडिक होता है, तो यही ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। कंफर्म ये सॉल्युबल नहीं होगा, कंफर्म ये सॉल्युबल नहीं होगा, है ना? बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद आगे आ जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज़ द मोस्ट एसिडिक नेचर, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर रखता है? ये तो गधा भी देख के बता देगा, आप लोग तो समझदार हैं। क्या इसके पास एसिडिक एच, इसके पास एसिडिक एच दिख रहा है क्या? इसके पास एसिडिक एच दिख रहा है क्या? बोलो बोलो, इसके पास एसिडिक एच दिख रहा है क्या? फिनॉल, अरे हाँ है ना, फिनॉल के पास एसिडिक एच दिख रहा है क्या? वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? क्लियर है? 84 बहुत आसान था। आ जाओ 84 के बाद 85 में, कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पैरामिथॉक्सीफिनॉल। देखो पैरामिथॉक्सीफिनॉल कुछ इस तरीके से होगा दोस्त, पैरामिथॉक्सीफिनॉल कुछ इस तरीके से होगा, OH OCH3। क्लियर है? दूसरा है पैरामिथाइल फिनॉल, पैरामिथाइल फिनॉल ये, और तीसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब ध्यान दो, क्या इस वाला पार्ट सभी में सेम है? क्या सभी के पास जो एनायन बनेगा सेम बनेगा? ध्यान दो, इसके पास लोन पेयर, ये प्लस M शो करेगा और माइनस I शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा दोस्त, ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा और प्लस I शो करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन NO2 माइनस M और माइनस A ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल करते हैं और उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एसिडिक कौन होगा बताओ? पैरानाइट्रोफिनॉल। तो बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पैरानाइट्रोफिनॉल यहीं पे, तो अरे हाँ है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। वेरी गुड, है ना? कर लोगे, आसान था। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनॉल विथ मिथाइल लिथियम। क्लियर है? ध्यान से समझना, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। डबल बॉन्ड O, है ना, मिथाइल लिथियम यानी कि He के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसका, इस पे माइनस इस पे प्लस, देखो ये इसी पे अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, तो बनने वाली चीज़ दोस्तों, बनने वाली चीज़ कुछ इस तरीके से होगी। देखो बनने वाली चीज़ कुछ इस तरीके से होगी, OP माइनस और यहाँ मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉयल अनायन। देखो यहाँ पे अनायन ही तो बन रहा है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, साइक्लोपेंटेनॉयल अनायन। क्लियर है? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना? चलो और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्ट्रॉन्ग बेस कैन अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम। क्लियर है? ध्यान दो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन यार, ये तो तुम ऐसे ही बता सकते हो, कीटोन। देखो कीटोन, समझना मेरी बात को, C डबल बॉन्ड O CH, C डबल बॉन्ड O H H H H H H। क्लियर है? इसको घेर दो, इसके जस्ट बगल वाला पोजीशन क्या कहता है? अल्फा वाला पोजीशन, और अल्फा कार्बन के पास H भी है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस तो यहीं से H निकालेगा ना। अरे हाँ है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। स्ट्रॉन्ग बेस कीटोन्स अल्फा H तुरंत निकाल लेगा। क्लियर है? और देखो ये तो पढ़े भी हो गए, एल्डोल रिएक्शन में पढ़े थे क्या? एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल में अल्फा H से एसिडिक H निकालते थे हम लोग, है ना? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? स्ट्रेंथ मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। यहाँ पे क्या बताना आपको? एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। यहाँ पे क्या बताना है आपको? एसिडिक स्ट्रेंथ।
एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान से समझना, देखो ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका प्लस आई लग रहा होगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तो इसका माइनस आई, और यहाँ भी ऑक्सीजन तो इसका माइनस है ना। शॉर्टकट समझ लो, अरे शॉर्टकट समझ लो। देखो यहाँ से H निकालोगे तो एनायन यहाँ बनाओगे, यहाँ से H निकालोगे तो एनायन यहाँ बनाओगे, यहाँ से H निकालोगे तो एनायन यहाँ बनाओगे। जिसका एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका करस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होने वाला है। ध्यान दो, ये माइनस साइड देखो एक दो कार्बन के बाद लगा रहा है, ये माइनस आई एक कार्बन के बाद लगा रहा है, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई से। बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचा होगा? सेकंड वाला, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा, सेकंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा और यही इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी होगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड थर्ड फर्स्ट, बी। क्लियर है? सेकंड थर्ड फर्स्ट भी। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन थे, कर लोगे, बहुत आसान है ये। चलो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। कह व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री थाइल अमाइंस एंड अमोनिया। देखो दोस्त, ये तो बताने लायक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है ना। ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा कि जब इथाइल और मिथाइल दिया हो तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है ना। ये आप आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आप आराम से कर सकते हैं, है ना। ये बताने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ये सिंपल सभी को याद होगा। आई थिंक किसी का गलत नहीं होगा ये टेस्ट में, है ना। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। कर मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, मिथाइल अमाइन इज स्लाइटली एसिडिक, मिथाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। एक कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, कह रहा है सेकंड वाला स्टेटमेंट को देखना, कह रहा है मिथाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। यानी कहने का मतलब कि CH3NH2 क्लियर है, और अमोनिया की बात करें तो NH3, अरे हाँ है ना। बताओ, कह रहा है कि मिथाइल अमाइन अमोनिया से कम बेसिक होगी, पॉसिबल है क्या? अरे CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। यानी जो इसका बी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, बी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। मिथाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। क्लियर है? बोलो बोलो, मिथाइल अमाइन इज लेस बेसिक देन अमोनिया। देखो ऑप्शन सी को देखो, मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NH3। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है दोस्त, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मिथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NH3 का एक इसकी बेसिसिटी इससे ज़्यादा होती है। आपको कॉपी में लिखा हुआ होगा ऑर्डर, है ना। तो चलो हम लोग मिला जुला के 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और आई थिंक हमको नहीं लगता है कि 90 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपसे बनने लायक नहीं था ना। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखते के साथ बना देना चाहिए था ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, आज बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना।